हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपने अभी तक की सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली होंगी जो आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। साथ ही साथ आपने अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा और उसके साथ जितने भी आपके क्वेश्चंस एंड डाउट्स क्रिएट हुए हैं वो आपने मेरे से पूछ लिए होंगे। तो अगर आप अब तक की क्लासेस कंटिन्यू कर चुके हैं और कंप्लीट कर चुके हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा इनकम अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी, जो कि हमारी क्लास रहेगी क्लास नंबर 4। तो आज की इस क्लास में मैं आपके साथ बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि आपको इनकम अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी में समझने हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ अ डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। तो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर जीएवी का कंप्यूटेशन, म्यूनिसिपल टैक्सेस और स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में कुछ बातें बताई थी। अब आज की इस क्लास में मैं आपको उसके रिमेनिंग टॉपिक्स बताऊंगा और जो हमारे को यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए क्लास में स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की क्लास में हम आपके साथ क्या क्या बातें करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको जीएवी के बारे में कुछ केसेस बताए थे। देन उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाती है 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू। और मैंने आपके साथ बात करी थी म्यूनिसिपल टैक्सेस की, जिसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि म्यूनिसिपल टैक्सेस जितने भी आपने ड्यूरिंग द ईयर पे करे हैं, चाहे वो अगले साल के हैं चाहे पिछले साल के हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपको यहाँ पर माइनस करवा दिए जाएंगे, उसका बेनिफिट आपको दे दिया जाएगा। जीएवी के भी मैंने आपको बहुत सारे केसेस बताए थे कि अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो जीएवी इस तरह से निकलेगी। और हर केस में मैंने आपको यही बोला है, आप अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगाइए, नॉर्मल फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। बस एक जगह जहां पर वैकेंसी की वजह से आपका एक्चुअल रेंट कम हो जाता है तो वहां पर फिर आप विच एवर इज हायर नहीं लेंगे, वहां आप एक्चुअल रेंट को ही जीएवी मानेंगे। लेकिन अगर जीएवी की वजह से एक्चुअल रेंट कम नहीं, सॉरी, वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम नहीं हुआ है, मतलब आपका एक्चुअल रेंट अगर वैकेंसी ना भी होती या हो भी गई तब भी वो ज्यादा ही आ रहा होता, तो उस केस में फिर आप यहाँ पर विच एवर इज हायर के बेसिस पर ही अपना जीएवी कंप्यूट करेंगे। तो आई होप यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अगर किसी को भी लास्ट क्लास तक कोई डाउट है तो वो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, बट मुझे लगता नहीं है लास्ट क्लास तक के किसी भी पॉइंट पर या टॉपिक पर आपको कोई डाउट होना चाहिए। तो आज की इस क्लास में मैं आपके साथ बात करूंगा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पर, और आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी बात करेंगे जो कि है हमारी डिडक्शन नंबर 2 अंडर सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो आपको याद होगा बुक पर सब जब मैंने फॉर्मेट दिया था आपको इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी का, तो यहां पर आप देखिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको फ्रेश दिखा पाऊं। जब हमने जीएवी कंप्यूट किया था तो जीएवी कंप्यूट करने के बाद मैंने उसमें से माइनस किया था टैक्सेस एक्चुअली पेड और बोर्न बाय द ओनर टू लोकल अथॉरिटीज। उसके बाद एनएवी आया था, एनएवी में से मैंने माइनस की थी डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। मैंने बताया था 24 में दो डिडक्शन आएंगे, 24A जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% की। तो जितना भी आपका एनएवी आया है उसका आप 30% करिए और उसकी डिडक्शन दे दीजिए। इस डिडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्यों दी जाती है। इट इज फॉर द जनरल रिपेयर मेंटेनेंस और वियर एंड टीयर के लिए दी जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक्चुअल खर्चा नहीं देखना होता, आपने चाहे खर्च किया या नहीं किया, ये 30% का बेनिफिट हम आपको दे देंगे। इसके बाद फिर आती है हमारे सामने डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। दिस इज द सेक्शन 24B। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डिडक्शन क्यों है, ये बेनिफिट आपको क्यों दिया गया है, उसका मैं पूरा आपको एनालिसिस करवाऊंगा। लेकिन अभी एक बार क्विकली इसको देख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये डिडक्शन आपको दी जाती है अगर आप कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते हैं या एक्वायर करते हैं या उस पर कोई रिपेयर करते हैं और उसके लिए आप लोन लेते हैं। तो जब आप लोन लेते हैं उस लोन पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये वाला जो इंटरेस्ट होता है जो आप उस लोन पर पे करते हैं, वो इंटरेस्ट आपका यहाँ पर माइनस कर दिया जाता है, या मैं कह सकता हूं उस इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन दे दी जाती है अंडर दिस हेड। इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट करते समय आपको उसकी डिडक्शन दे दी जाती है।
आई होप आपको इतनी बात पर कोई डाउट नहीं होगा। फिर से रिपीट कर लेते हैं। अगर आप कोई मकान एक्वायर करते हैं मतलब परचेज करते हैं, या आप उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, या आप उस पर कोई रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, रिनोवेशन के लिए आप उस पर कोई लोन लेते हैं। भाई आपने रिपेयर करना है, नया खरीदना है, या उसको रिनोवेट करना है, या आपने बनाना है, तो इन सब के लिए दो तरीके हैं। या तो आप अपना पैसा लगा के खरीद लीजिए, या आप बैंक से लोन ले लीजिए। तो अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और उस लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उस इंटरेस्ट की हम आपको डिडक्शन दे देंगे अंडर दिस हेड। तो इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट करते समय जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 30% दी जाएगी, उसके बाद एक डिडक्शन और माइनस की जाएगी, जिसको कि हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। मतलब जो आपने लोन लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करोगे उतने की हम आपको डिडक्शन दे देंगे। और देखिए जैसे ही ये मुझे डिडक्शन मिल जाएगी ना, तो इसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये डिडक्शन मैंने माइनस करी और जो फाइनल मेरा आंसर आया वो क्या है, इनकम चार्जेबल अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी। वो मेरे लिए इनकम चार्जेबल अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी के नाम से आ जाएगी, और यहीं पर फिर मेरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्दो कुछ छोटी छोटी बातें और होंगी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन का एनालिसिस की, क्या ये डिडक्शन है, क्यों ये डिडक्शन है, वो सारी बातें आपके साथ में करने वाला हूं। अगर किसी को यहां तक कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, बिकॉज आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता दूं, क्लास स्टार्ट होने से पहले बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर आपसे ये पॉइंट जरूर पूछेगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में ट्रस्ट में स्टूडेंट अगर कुछ पूछने वाला है तो यही वो पॉइंट है जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जा सकता है। तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए, यहां पर क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड होगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन आया तो ये वाला पॉइंट जरूर पूछा जाएगा, जो कि आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की कैलकुलेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो बहुत ही अटेंटिव होके क्लास को सुनिएगा, देखिएगा भी, केवल सुनना ही नहीं है, देखना भी है, और उसको अप्लाई भी करना है जब आप उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बुक पर नहीं आऊंगा, मैं आपको कुछ नोटिंग वाले पार्ट पर ले चलता हूं, वहां से एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, फिर उसकी एनालिसिस को करेंगे बुक में से। आइएगा, देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग को बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। मैं भी एग्जांपल ले रहा हूं बनाने का। बनाने में खरीदना भी आ जाएगा, रिपेयर भी आ जाएगी, और उसकी रिनोवेशन भी आ जाएगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, परचेज किया, परचेज नहीं किया तो कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट नहीं किया तो रिपेयर करवाई, रिपेयर नहीं करवाई तो रिनोवेशन करवाई, रिनोवेशन भी नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, परचेज हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गई, रिपेयर हो गई, रिनोवेशन हो गई, या हमने इसमें कोई, चलिए काफी है इतना आपके लिए। तो चाहे आप इसे परचेज करें, चाहे आप इसे कंस्ट्रक्ट करें। परचेज का मतलब होता है बना बनाया खरीद लिया, या आपने जमीन खरीद ली और उस जमीन के ऊपर बिल्डिंग बना दी। कंस्ट्रक्ट का मतलब है, अच्छा, कंस्ट्रक्ट का मतलब है आपने जमीन खरीदी और उसके ऊपर आपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया, या बना बनाया खरीदा, उसे तोड़कर फिर से एक नया स्ट्रक्चर बनाया। रिपेयर मतलब आपने कोई मेजर रिपेयर करवाई है, आपके पास 3 फ्लोर थे, आपने उसमें एक फ्लोर और डाला या उसमें आधा फ्लोर और डाला, तो ऐसी कोई मेजर रिपेयर आपने उसमें कराई है। रेनोवेशन आप अच्छे से जानते हैं, मतलब चीजों में एक मेजर ओवरहोलिंग करवा के फिर जब आप उसको नया ढांचा देते हैं, दैट इज रेनोवेशन। तो ये सब क्या है, ये कॉमन वर्ड है, इस पर मुझे कोई बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है। आपके काम की चीज ये है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, या कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिपेयर करते हैं, या रिनोवेशन करते हैं, तो आपके पास दो तरीके हैं इस काम को करने के। या तो आप अपना फंड्स यूज करें, आप ये कहें कि सर
जो भी इसमें खर्चा आएगा उसमें जो भी पैसा लगेगा वो मैं पे करूंगा, मेरा अपना पॉकेट का पैसा होगा, मैं लोन नहीं लूंगा। तो मेरा पैसा या मेरे घर वालों का किसी का भी पैसा होगा, बट मैं लोन नहीं लूंगा इसको लेने के लिए। लेकिन आज प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है, जब भी आप कोई बिल्डिंग लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं। आप क्या लेते हैं? लोन। क्यों लेते हैं सर लोन? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, लोन इसलिए लिया जाता है क्योंकि हर किसी के पास उतना पैसा नहीं है कि वो अप फ्रंट उसको खरीद पाए या उसको कंस्ट्रक्ट कर पाए। आज की डेट में आप एक प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, बेयर मिनिमम मैं कह सकता हूं 25 लाख 30 लाख रुपए से कम की प्रॉपर्टी नहीं होती। एक अगर मैं एवरेज एरिया की या सोसाइटी की बात कर लूं, तो अब 25-30 लाख रुपए की अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं या 40 लाख रुपए की आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, तो आपके पास एकदम से तो इतना पैसा नहीं है कि आप उसे पे कर देंगे। तो आप क्या कहते हैं, सेल्फ फंडेड में कुछ अमाउंट पे करते हैं। आप कहते हैं मेरे पास 10 लाख 12 लाख है, तो आप सेल्फ फंडेड 12-15 लाख रुपए पे करते हैं और बाकी आप बैंक को बोलते हैं कि बैंक आप मुझे लोन दे दो। उसको हम कहते हैं जनरली होम लोन। तो जब आप बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे लोन दे दो, बैंक आपसे बदले में 7% से लेकर 10% तक का इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है बैंक आपसे? इंटरेस्ट। तो बैंक आपको लोन देता है, उस लोन के बदले वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब एक और बात बताइएगा, जब बैंक आपको लोन देता है तो लोन के बाद वो आपको पेमेंट करने के लिए एक अमाउंट कोट करता है। यहां पर मैं इसको हटा देता हूं। जब आपको बैंक लोन देता है तो वो आपको पेमेंट करने के लिए एक शेड्यूल देता है और वो कहता है कि आज से आप हर महीने 7 तारीख को मुझे एक फिक्स अमाउंट पे करेंगे। आज के बाद हर महीने आप 7 तारीख को मुझे एक फिक्स अमाउंट पे करेंगे। 7 तारीख भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, एनी डेट। तो ये बैंक टू बैंक, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो यहां पर जब आप उसे एक फिक्स अमाउंट पे करते हैं, उस अमाउंट को हम कहते हैं ईएमआई। ईएमआई क्या होती है, लिख लीजिएगा, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। कुछ लोग इसको इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं, एक ही बात है, कोई नई बात नहीं है। तो इस ईएमआई में क्या होता है, इस ईएमआई में दो चीजें होती हैं। एक इसमें होता है आपका प्रिंसिपल और एक इसके अंदर होता है आपका इंटरेस्ट। देखिए यहां पर आपने लोन लिया है लेट से 40 लाख रुपीस का, तो अब ये जो 40 लाख रुपए होंगे इस पर 7% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 7% हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया 7% आपने इंटरेस्ट लगाया। तो बैंक आपसे क्या लेगा, बैंक आपसे अपने 40 लाख रुपए भी वापस लेगा, ये प्रिंसिपल है आपका, और बैंक आपसे इंटरेस्ट की भी वापसी मांगेगा। तो जितने साल के लिए आपने लोन लिया है, हो सकता है 10 साल 20 साल 15 साल के लिए आपने लोन लिया हो, तो इस लोन पर बैंक आपसे इंटरेस्ट की भी डिमांड करेगा। तो वो आपको क्या दे देता है बदले में, एक ईएमआई शेड्यूल देता है। बैंक ये बोलता है कि जो आपने हमने आपको लोन दिया है, इस लोन पर हम आपसे ईएमआई मांगेंगे, हर महीने हम आपसे एक अमाउंट चार्ज करेंगे। उस ईएमआई के अंदर दो चीजें होंगी। सबसे पहली चीज उसके अंदर होगा एक प्रिंसिपल अमाउंट, एक दूसरा जो कंपोनेंट जुड़ा हुआ होगा वो होगा इंटरेस्ट का अमाउंट। तो मान लीजिए हम आपसे 200 रुपए या 2000 रुपए की ईएमआई ले रहे हैं, तो इसमें मोटा मोटा मैं कह सकता हूं 1000 रुपए प्रिंसिपल है, 1000 रुपए इंटरेस्ट है। इनिशियल ईयर्स में, ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होगी। इनिशियल ईयर्स में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, प्रिंसिपल कम होता है। लेकिन धीरे धीरे जब ईएमआई और नीचे आती है, मतलब
जब शुरुआती दौर होता है ईएमआई स्टार्ट होने का, तो वहां इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा, प्रिंसिपल कम होगा। लेकिन जब ईएमआई खत्म होने का टाइम आएगा, धीरे धीरे हर महीने आप देखिएगा किसी ईएमआई शेड्यूल को उठा के, तो जब ईएमआई शेड्यूल नीचे की तरफ जाता है, जैसे जैसे आपकी ईएमआई ड्यू डेट आगे चली जाती है, तो वहां पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता चला जाता है और इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली कम होता चला जाता है। तो मैं यहाँ पर एक मान के चलिए बना देता हूं। मान लीजिए आपकी 2,000 रुपए हर महीने की ईएमआई है, तो मैं एग्जाम्पल के लिए केवल 5 महीने बनाऊंगा। तो इसमें क्या होगा, इनिशियल ईयर्स में प्रिंसिपल होगा 400, इंटरेस्ट होगा 1600। ये जस्ट एक रफ फिगर है, एक्यूरेट नहीं है। अगले महीने प्रिंसिपल हो जाएगा 500, इंटरेस्ट हो जाएगा 1500, प्रिंसिपल हो जाएगा 600, इंटरेस्ट हो जाएगा 1400, देन ये हो जाएगा 700, ये आ जाएगा 1300, ये आ जाएगा 600 और ये हो जाएगा 1200। तो जैसे जैसे आप आखिरी की तरफ आएंगे, जब लोन आपका क्लोजर होने वाला होगा, तो वहां पर आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका ज्यादा होगा। लॉजिकल सोचिए क्यों होगा। भाई जब पहले दिन आपने ईएमआई पहली बार पे करी, तो आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग कितना लोन था, लेकिन जैसे जैसे आप ईएमआई पे करते रहेंगे और उसके अंदर आप प्रिंसिपल की पेमेंट करते रहेंगे, तो आपका लोन कम होता जाएगा और अकॉर्डिंगली आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट भी ईएमआई के अंदर कम होता चला जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है। तो यहां पर मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूं वो ये है कि ये जो ईएमआई आप पे करते हैं, इसके अंदर जो आप प्रिंसिपल पे करते हैं, इसका भी आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट दिया जाता है। लेकिन ये मैं पढ़ाऊंगा आपको डिडक्शन के चैप्टर में। तो जब डिडक्शन का चैप्टर डिस्कस करेंगे, एक डिडक्शन आएगी 80C के अंदर, प्रिंसिपल पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ लोन, ऑन अकाउंट ऑफ लोन टेकन फॉर अ परचेज ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी और अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। तो ये मेरा अभी मैटर नहीं है विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू, तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। बट ये जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं, जो आपने लोन लिया है, इस लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, ये आपका इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्ट होता है। इसकी आपको डिडक्शन मिलती है सेक्शन 24B में। तो सेक्शन 24B आपको एक ऐसा सेक्शन है, आपके लिए एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको इस इंटरेस्ट वाले कंपोनेंट की डिडक्शन दी जाती है। आप इस चार्ट को चाहे तो बना लीजिएगा अपने नोट्स में, ताकि आपको रिवीजन पर बहुत आसानी हो जाए। इनफैक्ट इस चार्ट को इन्हीं स्टूडेंट्स में फिर कह रहा हूं, जहां जहां मैं कुछ कोई नोटिंग करता हूं या मैं इस वाले अपने राइटिंग पैड पर कुछ भी लिखता हूं, तो वो अगर आपको लगता है कि ये रेलेवेंट हो सकता है आपके रिवीजन के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप प्लीज उसको नोट्स वाले पार्ट पर ड्रॉ जरूर करिएगा। चलिए, सो मैं आपको ये बता रहा था कि जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे, इस इंटरेस्ट की ना हम आपको डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 24B में। यहां तक की कोई बात दिक्कत है? नहीं है। फिर से देखिएगा, आपने लोन लिया है, लोन लेने के बाद आप उस पर ईएमआई पे करेंगे। ईएमआई में प्रिंसिपल होगा, इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल को आप एक तरफ कर दीजिए, उसको मैं उठाऊंगा चैप्टर 6A की डिडक्शन के समय पर। तो जब चैप्टर डिडक्शन आएगा, वहां पर 80C के अंदर उसकी डिडक्शन मैं आपको दिलवा दूंगा और समझा दूंगा कैसे देनी है। और ये जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट होगा, इसकी डिडक्शन मैं आपको दूंगा अंडर सेक्शन 24B, जो कि आपने यहां पर फॉर्मेट में भी अभी समझा है कि यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो बहुत आसान डिडक्शन है, कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो सिंपल इन्होंने बोला कि जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे उसकी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। इतनी सी बात है। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है तो आगे की बात और स्टार्ट कर लेते हैं। अगर यहां डाउट है तो आप मुझसे प्लीज पूछ लीजिएगा। चलिए, इसके बाद का पार्ट देखते हैं। इंटरेस्ट की बात यहां तक हो गई। अब एक और चीज समझिएगा, फिर मैं आपको लॉ के ऊपर ले जाऊंगा। लॉ पढ़ेंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि जो हमने अंडरस्टैंडिंग अभी तक ली है, बिल्कुल एज इट इज वही चीजें वहां पर लिखी हुई हैं। देखिएगा, सपोज करते हैं आपने
आपने इधर ये डेट है मेरी 1 अप्रैल 2017, 17 नहीं लेते, इसको चेंज कर लेते हैं, लेटेस्ट कोई डेट ले लेते हैं। 1/4/2019 को आपने एक प्लॉट सर्च किया। प्लॉट समझते हैं ना, एक खाली जमीन, केवल लैंड का टुकड़ा आपने देखा। आप अपने लिए घर देखने गए थे, घर बनाने गए थे या घर प्लान कर रहे थे, तो आपने एक प्लॉट सर्च किया। आपने कहा मुझे एक प्लॉट मिल गया है, चलो अब इस पर कंस्ट्रक्शन की जाए। तो 1 अप्रैल 2019 को आपने प्लॉट सर्च कर लिया, प्लॉट आपके निगाह में आ गया, आपने प्लॉट परचेज कर लिया। परचेज करने के लिए आपने क्या किया, मान के चलते हैं 50 लाख रुपए का प्लॉट था। आपने 50 लाख रुपए के प्लॉट में 10 लाख रुपए खुद पे कर दिए, ओन मनी पे कर दी, ओन फंड्स दे दिए, और जो बाकी 40 लाख रुपए का लोन था आपने इसके लिए बैंक लोन ले लिया। तो 40 लाख रुपए की पेमेंट के लिए आपने बैंक से जाके लोन ले लिया। अब बताइए, बैंक जिस दिन आपको लोन दे देगा, क्या उसी दिन से वो अपना इंटरेस्ट का मीटर शुरू कर देगा या नहीं? बैंक ने आपको लोन दे दिया 1 अप्रैल 2019 को, क्या वो उसी दिन अपना इंटरेस्ट शुरू कर देगा या नहीं कर देगा? बताइए। कर देगा। सर बैंक तो मुझे आज पैसे देगा ना, तो आज से उसका इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। आज मान मान के चलते हैं टुडे 24 अगर उसने 24 को मेरे को लोन डिसबर्स कर दिया, तो आज ही उसका मीटर शुरू हो गया इंटरेस्ट का। तो ठीक है जी, इंटरेस्ट शुरू हो गया। लेकिन इस प्लॉट पर जो कंस्ट्रक्शन हुई वो मेरी जाके कंप्लीट हुई 1/4/2020 को। इस प्लॉट पर जो मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई वो मेरी कब कंप्लीट हुई? 1/4/2020 को। तो मैं यहां पर लिखता हूं कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 1/4/20। 1 अप्रैल 2020 को मेरा ये मकान बनके तैयार हो गया। अब एक बात बताइएगा मुझे, यहां लिख भी देता हूं मैं इस बात को, इंटरेस्ट स्टार्ट फ्रॉम, इंटरेस्ट कब से शुरू हो गया? 1/4/2019 से। ठीक है जी, इंटरेस्ट आपका कब से शुरू हो गया है? 1/4/19 से। कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है 1/4/2020 में। अब ये साल चलता रहा चलता रहा, चलते चलते आ गया 31 मार्च 2021। तो ये आपका यहां पर क्या कंप्लीट हो गया? एक फाइनेंशियल ईयर। ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया, एंड दिस फाइनेंशियल ईयर इज 2020-21। इसका जो असेसमेंट ईयर है दैट इज 21-22। और जो हम अपने कोर्स में पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में है फाइनेंस एक्ट, वो इसी असेसमेंट ईयर के लिए बात करता है। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर मेरा जो मैटर कंसर्न है वो बता देता हूं। जब मेरा मीटर इंटरेस्ट का 1 अप्रैल 2019 से शुरू हो गया, तो क्या मैंने इस पूरे साल में क्या मैंने कुछ इंटरेस्ट पे किया होगा? क्या मैंने इस पूरे पीरियड में कुछ इंटरेस्ट पे किया होगा? बिल्कुल पे किया होगा सर। देखिए, यहां पर आपने इंटरेस्ट पे किया होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कि मैं क्या अल्टीमेटली इस चैप्टर में आपको कराने जा रहा हूं और क्यों कराने जा रहा हूं। तो यहां पर मैंने इंटरेस्ट पे किया होगा क्योंकि मैंने लोन तो कहां ले लिया था? 1 अप्रैल 2019 को। प्लॉट बन रहा था, प्लॉट बनने का मतलब ये था कि खाली जमीन थी, खाली जमीन के ऊपर मैंने पहले उसमें कुछ काम करवाया होगा, नींव कहते हैं जिसको हम बेसिक लैंग्वेज में। तो मैंने नींव रखवाई होगी, फिर उसके बाद उसमें फ्लोरिंग हुई होगी, फ्लोरिंग के बाद फिर उसमें फिनिशिंग हुई होगी।
तो ये सारा काम होते होते 1 साल हो गया। इस 1 साल में मैंने इंटरेस्ट पे किया होगा फॉर एग्जाम्पल ₹1,00,000। एग्जाम्पल ले रहा हूं जस्ट। मैंने 1,00,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया। 1/4/2020 को मेरी प्रॉपर्टी हो गई कंप्लीट। नाउ माई प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड ऑन 1/4/2020। लेकिन अभी लोन मैंने खत्म तो नहीं किया ना, मैंने लोन खत्म नहीं किया। लोन अभी भी मेरे पास कितने का है? 40 लाख का। मैं ईएमआई पे कर रहा हूं, नो डाउट, बट लोन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो क्या इस साल में भी, ये वाला जो साल आप देख रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला जो साल आप देख रहे हैं ईयर, क्या इस ईयर में भी मैंने इंटरेस्ट पे किया होगा? बिल्कुल सर, किया होगा। तो मान के चलते हैं मैंने यहां पर इंटरेस्ट पे किया है 90,000 फॉर एग्जाम्पल। मैंने पिछले साल कितना इंटरेस्ट पे किया? 1,00,000। जिस साल मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 1/4/2020 को, मैंने उसके बाद इंटरेस्ट पे किया 90,000 31 मार्च 2021 तक के लिए। इतनी बात क्लियर है? इस पूरे एग्जाम्पल को मैं फिर से एक बार बता देता हूं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। 1/4/2019 को मैंने एक प्लॉट सर्च किया, प्लॉट 50 लाख का था, 10 लाख रुपए मैंने अपने दे दिए, 40 लाख रुपए मैंने बैंक से लोन ले लिया। 40 लाख रुपए के ऊपर 1,00,000 रुपए मेरा इंटरेस्ट आया इस वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कि मेरा फाइनेंशियल ईयर था 2019 2020, 2019 से 20 तक का। तो इसमें मैंने 1,00,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है बैंक को। फिर 1/4/2020 आ गई, 1/4/2020 को मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, मेरा मकान बनके तैयार हो गया। नाउ जब 1/4/2020 को वो मेरा मकान बनके तैयार हो गया, तो उसके बाद जो साल शुरू हुआ 1/4/2020 से 31 मार्च 2021 तक का, उस साल में मैंने इंटरेस्ट पे किया है 90,000 रुपए, उसी लोन पर जो मैंने लोन इस प्रॉपर्टी के एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? नहीं है। अब सवाल मेरा ये है कि यहां पर मैंने अभी आपको 10 मिनट पहले बताया, 5 मिनट ही हुए होंगे, 24B में आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। 24B में आपको क्या दे देंगे हम? इंटरेस्ट की डिडक्शन दे देंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है, 90,000 रुपए की दोगे या 1,00,000 रुपए की दोगे या 1,90,000 रुपए की दोगे? तीन ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं मैं। पहला, सर 90,000 की देंगे, या फिर 1,00,000 रुपए की देंगे, या फिर 1,90,000 रुपए की देंगे। तो मेरा आपसे यह सवाल है, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। मैं आंसर आपको अभी बताऊंगा, इससे पहले मैं चाहता हूं आप सोचें। सर चलो हम सोचना शुरू करते हैं। सोचो। यहां लिखा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसकी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, क्या ये जो 1,00,000 रुपए आपने इंटरेस्ट पे किया, क्या ये बोरोड कैपिटल पर है? बिल्कुल है सर। क्या आपने ये जो 90,000 रुपए पे किया, ये भी बोरोड कैपिटल पर है? बिल्कुल है। तो सर अगर ये 1,00,000 और 90,000 दोनों ही मेरे बोरोड कैपिटल पर हैं, तो मुझे इसकी डिडक्शन दे दीजिए। जैसे ही आप कहते हैं कि सर मुझे 1,00,000 रुपए की भी डिडक्शन मिल जाएगी और मुझे 90,000 रुपए की भी डिडक्शन मिल जाएगी, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, इसका सोच के जवाब दीजिएगा। ये 1,00,000 रुपए की डिडक्शन आपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 में क्यों नहीं दी? आप ये डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 20-21 में क्यों दे रहे हैं? मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 में क्यों दे रहे हैं? ये डिडक्शन आपने तभी क्यों नहीं दे दी थी? मेरा क्वेश्चन ये है, why we have not allowed, why we have not given deduction in previous year 2019-20? आपने ये डिडक्शन 19-20 में क्यों नहीं दी थी?
सोचिए, मैं बताता हूं। क्या 19-20 में आपकी कोई इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी? नहीं थी। सर 19-20 के अंदर ये वाला जो साल आप देख रहे हो ना, ये वाला साल यहां से लेके यहां तक का, यहां आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी थी ही नहीं। यहां तो केवल आपके पास क्या था? प्लॉट था, केवल प्लॉट था, केवल जमीन का टुकड़ा था। तो क्योंकि यहां पर मेरे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी थी ही नहीं, मैं इस हेड में टैक्सेबल था ही नहीं। मेरे ऊपर जब कोई हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं थी, सोचिए, अगर हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं होगी तो जीएवी निकालोगे? नहीं। एनएवी निकालोगे? नहीं। डिडक्शन दोगे? सर जब हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं है तो फिर ये सारी बातें करेंगे ही नहीं। अब देखिए, जब आपके पास इस वाले ईयर में, जो कि मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, इस वाले ईयर में आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी थी ही नहीं, तो आप इसे 1 लाख रुपए की डिडक्शन कैसे देते? इसलिए मैंने इसकी डिडक्शन नहीं दी थी। तो यहां लिख लीजिएगा, बिकॉज देयर वॉज नो हाउस प्रॉपर्टी। आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी ही नहीं। लेकिन क्या इस वाले साल में, जो मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर 2021, क्या इस वाले साल में मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है? आंसर इज यस, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है। कहां है सर? ये देखो, 1 अप्रैल 2020 को आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। इसका मतलब जमीन, जमीन के ऊपर बिल्डिंग, दोनों तैयार हो चुके हैं। अब यह आपकी हाउस प्रॉपर्टी बन गई। और क्योंकि इस वाले साल में आपके पास हाउस प्रॉपर्टी थी, तो इसका मतलब जीएवी भी आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू भी आ जाएगी, और उसकी जो डिडक्शन होगी अकॉर्डिंगली वो भी यहां पर आ जाएगी। तो यहां पर फिर एक सवाल आएगा कि जब डिडक्शन देंगे इंटरेस्ट की, तो क्या ये वाले 90,000 रुपए उठाएंगे, या पिछले वाले 1 लाख उठाएंगे, या दोनों उठा लिए जाएंगे? सवाल आप समझ रहे हैं मेरा? सवाल ये है, जब मुझे इस साल इंटरेस्ट की डिडक्शन दी जाएगी, क्योंकि मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी आ गई है, तो यहां 90,000 रुपए की डिडक्शन दी जाएगी, या 1 लाख रुपए की दी जाएगी, या फिर 1 लाख और 90,000 दोनों को मिलाकर, 1 लाख और 90,000 दोनों को मिलाकर 1,90,000 रुपए की डिडक्शन दी जाएगी। तो देखिए, जितने लोग ऐसा सोच रहे हैं कि 90,000 की देंगे, वो भी गलत है। मतलब वो गलत है, 90 की नहीं देंगे, कुछ और देंगे। जितने लोग सोच रहे हैं 1 लाख रुपए की दे देंगे, वो भी गलत है। भाई आप 90 की दोगे, 1 की नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे? कोई लॉजिक है आपके पास इस बात का ना देने का? क्या ये बोरोड कैपिटल के लिए इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल है। जितने लोग कहते हैं सर 190 की दे देंगे, वो भी गलत है। तो ये तीनों ही आंसर आपके लिए गलत हो जाएंगे। ना तो केवल 90,000 की देंगे, न केवल 1 लाख रुपए की देंगे, न केवल 1,90,000 की देंगे। तो लॉ सेज यहां पर, अब मैं लॉ कहानी में लेके आऊंगा, यहां पर लॉ बीच में आता है। लॉ ये कहता है कि ये जो आपका इंटरेस्ट होता है, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। ये जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होता है, इसको मैं कहूंगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड या प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट होता है, और एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होता है। एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होता है। एक प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट है, एक पोस्ट एक्विजिशन या पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट है। तो बताइए, आपकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो कहां कंप्लीट हुई थी? 1/4/2020 को कंप्लीट हुई थी। तो इससे पहले वाला जितना भी इंटरेस्ट होगा वो सब क्या है? वो सब प्री है। और जो इसके बाद वाला इंटरेस्ट होगा वो क्या है आपके लिए? पोस्ट वाला इंटरेस्ट है। आपको यहां तक की बात क्लियर है? इनकम टैक्स एक्ट ने, लॉ ने आपके इंटरेस्ट के 2 पार्ट्स बना दिए। उसने बोला एक आपका होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, मतलब कंस्ट्रक्शन से पहले का इंटरेस्ट,
एक होगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, मतलब कंस्ट्रक्शन के बाद का इंटरेस्ट। क्लियर है हम यहां तक? अब इन दोनों का ट्रीटमेंट हमें समझना है। तो बताइए मेरे इस केस में 1 लाख रुपए क्या है, या बताइए प्री कंस्ट्रक्शन क्या है मेरे केस में। यहां पर मैं लिख देता हूं, प्री कंस्ट्रक्शन कितना है मेरे केस में, 1 लाख है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन कितना है, 90,000 है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बच्चा मेरे से सवाल पूछेगा यहां पर, सर अगर यहां पर कंस्ट्रक्शन मान के चलते हैं 1 जून को हुई होती, सर अगर कंस्ट्रक्शन 1 जून को हुई होती, 1 जून 2020 को कंप्लीट हुई होती, तो प्री यहां तक का होता या यहीं तक का होता। सोचिए, थोड़ा सा प्रेशर डालिए माइंड पर। अगर कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल को ना हुई होती, 1 जून 2020 को हुई होती, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या 1 जून तक लिया जाता, या तब भी वो इस फाइनेंशियल ईयर पे ही रुक जाता। लॉ में देखेंगे इसका जवाब। लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है, जो साल आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, जिस साल में आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, उस साल से ठीक पहले का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन होगा, और जिस साल आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई उस साल का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आपका सारा का सारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन होगा। सर इसका मतलब ये हुआ कि 1 जून 2020 को अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है तो 20-21 फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट पोस्ट कंस्ट्रक्शन ही माना जाएगा। उसके अंदर 2 महीने का जो इंटरेस्ट होगा अप्रैल का और मई का, उसे हम प्री नहीं मानेंगे। फिर एक बच्चा सवाल पूछता है, सर अगर मान लो 28 फरवरी को अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई होती तो, मैं तब भी यही कहता, आंसर सेम है। 28 फरवरी को भी कंप्लीट हुई है तो इसका मतलब आपका इस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। तो जो इस साल कंस्ट्रक्शन अगर आपका कंप्लीट हो गया तो इस वाले साल का सारा इंटरेस्ट आपका क्या बन जाएगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन। और इसके ठीक पिछले वाले साल तक का जितना भी इंटरेस्ट होगा, मतलब यहां तक का जितना भी इंटरेस्ट होगा, वो सब आपके लिए क्या बन जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन। फिर एक बच्चा मेरे से सवाल पूछेगा, सर अगर 31 मार्च 2021 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तो तब भी आपका ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन बन जाएगा, और 31 मार्च 2020 तक का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो सब आपके लिए क्या बन जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट बन जाएगा। आई होप मैं आपको क्लियर हो चुका होऊंगा। अब इसके बाद एक और बात कर लेते हैं। सर मान लीजिए मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है 1 अप्रैल 2021 को, तो क्या होगा, तो 20-21, 19-20 दोनों के दोनों आपके प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट बन जाएंगे। क्लियर है मैं यहां तक? आइएगा अब लॉ पर चलते हैं। अच्छा एक छोटी सी और बात करूंगा, फिर मैं लॉ पर ले चलूंगा, आपको लॉ बिल्कुल समझ आ जाएगा। अब लॉ क्या कहता है कि ये जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है ना, इसे हम आपको 5 बार में अलाउ करेंगे। जितना भी आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होगा ना, उसे हम आपको 5 बार में देंगे। तो यहां पर मेरा कितना अमाउंट था, 1 लाख रुपए। मैं 1 लाख रुपए आपको पूरा नहीं दूंगा, मैं आपको कितना दूंगा, 5वां हिस्सा दूंगा। तो एक साल में आपको दूंगा 5वां हिस्सा, दूसरे साल में आपको फिर मैं दूसरा हिस्सा दे दूंगा, तीसरे साल में मैं आपको तीसरा हिस्सा दूंगा। तो ऐसे करते 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 मैं 5 सालों तक लगातार आपको 5-5 हिस्सों, पांचवा हिस्सा आपको अलाउ कर दूंगा। और ये जो पोस्ट वाला इंटरेस्ट होगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा, ये मैं आपको पूरा अलाउ कर दूंगा। तो क्या होगा, आपको जो इस साल डिडक्शन मिलेगी वो कितनी मिलेगी बताइएगा। 90,000 तो आपको पूरी मिल जाएगी क्योंकि ये आपका पोस्ट वाला पार्ट है, और 1 लाख रुपए को आप 5 से डिवाइड कर देंगे जो कि आ जाएगा 20,000।
तो आपको जो टोटल डिडक्शन दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी? 1,10,000 रुपए। इसलिए मैंने कहा था कि जिन्होंने 90,000 आंसर सोचा गलत है, जिन्होंने सोचा 1,00,000 है वो भी गलत है, और जिन्होंने सोचा 1,90,000 है वो भी गलत है। तो तीनों ही आंसर गलत थे। द करेक्ट पोजीशन एज पर द लॉ इज कि 90,000 आपको पूरा दे दिया जाएगा, और जो 1,00,000 रुपए है इसको हम 5 पार्ट्स में बांट देंगे। तो 5वां हिस्सा जो होगा वो आपको यहां पर अलाउ कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। अब हम चल रहे हैं लॉ की तरफ। लॉ क्या कहता है, आइएगा पेज नंबर 9। वी आर डिस्कसिंग द डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड अंडर सेक्शन 24B। जो बोरोड कैपिटल की इंटरेस्ट होगी वो हम आपको अलाउ कर देंगे। देखिएगा नेक्स्ट पेज पर क्या लिखा है इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन borrowed for the purpose of acquisition, constructions, repair, renewals or reconstruction can claimed as deduction। तो अगर आप मकान खरीदने के लिए, एक्विजिशन मतलब परचेज, कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, रिपेयर मतलब रिपेयर कराना, रिन्यूअल्स आप समझ सकते हैं रिपेयर रिन्यूअल्स क्या है, और रिकंस्ट्रक्शन मतलब पहले बना हुआ था आपने उसको तोड़ दिया, अब एक नए तरीके से आप उसको बनाएंगे। तो इस पर जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे लोन पर, उसकी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। यहां पर हाईलाइट कर लीजिएगा, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन अलाउड एज डिडक्शन, हम आपको उसकी डिडक्शन दे देंगे। बोलिए यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? नहीं। अब एक छोटी सी बात और बताइएगा, फिर उसके बाद लॉ पढ़ेंगे। मान लीजिए मैंने लोन लिया था, मान लीजिए मैंने लोन लिया था 10 लाख रुपए का। इस लोन को मैंने रीपे कर दिया, लेकिन ये जो मैंने रीपे किया एक फ्रेश लोन लेकर किया। मैंने एक फ्रेश लोन लिया और मैंने अपना पुराना लोन रीपे कर दिया, और इस वाले फ्रेश लोन पर मैंने जो इंटरेस्ट बियर किया, क्या मुझे उस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी? क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, क्या मुझे इस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी? हाँ या ना सोचिएगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस बताता हूं, ये क्या चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आजकल एक वर्ड चलता है, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो जब आप आ जाएंगे सीए फाइनल में या प्रैक्टिस में आएंगे, या जब आप होम लोन का कोई केस देखेंगे अपने लिए या किसी रिलेटिव के लिए, वहां आप सुनेंगे एक वर्ड होता है बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है? बैलेंस ट्रांसफर, मान लीजिए आपने ओरिजिनली एचडीएफसी बैंक से लोन लिया था एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। एचडीएफसी बैंक आपसे 10% का इंटरेस्ट लेता था, लोन पर 10% का इंटरेस्ट था। 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको कोई दूसरा बैंक एक्सिस बैंक अप्रोच करता है, वो ये कहता है कि सर हम आपको ये लोन 9% पर दे देंगे। आप उससे कहते हैं कि नहीं, मेरे को तो एचडीएफसी ने 10% पर दे रखा है, अब एचडीएफसी को मैं कैसे पे करूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो एक्सिस बैंक आपको बोलता है सर आपको चिंता नहीं करनी, हम आपका ये लोन एचडीएफसी बैंक को सीधा पे कर देंगे, और आपका लोन होगा जो एचडीएफसी बैंक में 10% पर चल रहा था, वो अब हमारे पास आ जाएगा, एक्सिस बैंक में वो लोन आ जाएगा। इस मेथड को कहते हैं बैलेंस ट्रांसफर। आपने अपने लोन का बैलेंस एक बैंक से ट्रांसफर करके दूसरे बैंक पर दे दिया। देखिए क्या ये वही केस नहीं है? आपका एक लोन था 10 लाख का, आपने एक फ्रेश लोन ले लिया टू रीपे दी ओरिजिनल लोन। अब सवाल यह आता है कि ये जो फ्रेश लोन लिया है इस पर जो इंटरेस्ट है, क्या इसकी डिडक्शन मुझे मिल जाएगी? अगर मैं इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो देखिए क्या मीनिंग आता है।
अगर आपने इंटरेस्ट पे किया होगा ऑन लोन बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन, ऐसा ही लिखा है ना लॉ में जो हमने पीछे पढ़ा। तो सर ये जो मैंने एचडीएफसी से लोन लिया था इसका तो इंटरेस्ट मेरे को अलाउड था। मुझे क्यों अलाउड था? क्योंकि ये मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए ही लिया था। लेकिन जब मैंने एक्सिस बैंक से लोन लिया तो एक्सिस बैंक से लोन मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लिया। एक्सिस बैंक से जो मैंने लोन लिया वो तो मैंने अपने पुराने लोन को खत्म करने के लिए लिया। आप समझ रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जब मैंने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया था तो मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था, इंटरेस्ट की डिडक्शन मुझे मिल जाती। लेकिन जब मैंने एक्सिस बैंक से लोन लिया तो वो लोन मैंने एचडीएफसी बैंक के लोन को खत्म करने के लिए लिया, मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लिया। लेकिन लॉ मेकर यहां पर इस बात को अलाउ करते हैं। लॉ मेकर सेज कि अगर आप एक लोन लेते हैं और उस लोन से आप अपना पुराना वाला लोन खत्म कर देते हैं तो उस केस में हम आपको उस इंटरेस्ट की भी डिडक्शन दे देंगे जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे ऑन अ फ्रेश लोन। तो जो फ्रेश लोन पर आप इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर वो लोन केवल और केवल पुराने वाले लोन को रीपे करने के लिए लिया गया है तो हम उसकी आपको डिडक्शन दे देंगे। क्लियर है हम यहां तक? आइएगा अब इसको पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट पेबल ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन raised earlier for the aforesaid purposes is also admissible as interest। ये भी हम आपको अलाउ कर देंगे। यहां पर आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा जो मैंने आपको यहां दिया है, HDFC टू एक्सिस बैंक, ताकि आपको याद आ जाए कि ये किस बारे में बात हो रही है। आइएगा इसके बाद एक और पॉइंट यहां पर लिखा है, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट मेथड ओनली। तो इंटरेस्ट सिंपल मेथड से निकाला जाएगा, कोई इसमें कंपाउंडिंग ये सब वो सब नहीं होगी। इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन एवरी ईयर ऑन अक्रूवल बेसिस। तो देखिए यहां पर कहीं भी ना पेड नहीं लिखा होगा, जब आप फॉर्मेट पर आएंगे तो इंटरेस्ट के आगे ये नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पेड, पेड नहीं है। जैसे म्यूनिसिपल टैक्सेस में वर्ड था पेड, ये देखिए पेड था, मतलब जो आप पे करेंगे उतने की डिडक्शन देंगे। इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट के केस में क्या बोला, जितना भी आपका इस साल का इंटरेस्ट बनेगा भले ही आपने पे किया है या नहीं पे किया है उतने की हम आपको डिडक्शन दे देंगे। क्लियर है हम यहां तक? आइएगा वापस। तो यहां पर लिखा है it will be allowed as deduction every year on accrual basis means the actual payment is not relevant। तो आपको यहां पर एक्चुअल पेमेंट नहीं देखनी, आप देखिए कि जितना ड्यू हुआ उतने की डिडक्शन दे दीजिए। आगे देखिएगा, नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी ब्रोकरेज कमीशन और फॉर अरेंजिंग द लोन। तो अक्सर आपने देखा होगा जब आप लोन लेने जाते हैं तो आप हो सकता है किसी को कमीशन या ब्रोकरेज भी देते हो, तो यहां पर हम आपको ब्रोकरेज की कमीशन की कोई डिडक्शन नहीं देंगे। द डिडक्शन विल बी अवेलेबल ओनली फॉर द इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट, केवल इंटरेस्ट के कॉम्पोनेंट की डिडक्शन आपको दी जाएगी। एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपका 40 लाख रुपए का लोन था, मान लीजिए आपका 40 लाख का लोन था, 40 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया, लेकिन आपने ये इंटरेस्ट पे नहीं किया, इट इज नॉट पेड। अब पे ना होने की वजह से इसके ऊपर 10,000 रुपए का फिर से इंटरेस्ट लग गया आपके ऊपर, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लग गया। तो ये आपको अलाउ नहीं होगा, ये आपको अलाउ कर देंगे, लेकिन ये जो 10,000 वाला इंटरेस्ट है ये आपको अलाउ नहीं करेंगे। पढ़िएगा, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट मतलब एक ऐसा इंटरेस्ट जो कि लगा हुआ है अनपेड इंटरेस्ट के ऊपर, इज नॉट डिडक्टेबल, ये माइनस नहीं होगा। क्लियर है हम यहां तक? आइएगा इसके बाद एक छोटी सी बात और पढ़ते हैं,
आपको ये पूरा सेक्शन और क्लियर हो जाएगा। ये वही बात है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। तो मैं अपनी तरफ से आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पूरा सेक्शन एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब तो बस हम एनालिसिस पढ़ रहे हैं। जो बात मैं आपको बता चुका हूं उसी को हम जस्ट वेरीफाई कर रहे हैं कि जो बात आपको बताई गई है क्या वो वैसे ही लिखी हुई है या उसमें कोई चेंज है। आइएगा, there is a current period interest and there is a prior period interest। तो मैं करंट को कहूंगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन, प्रायर को मैं कहूंगा प्री कंस्ट्रक्शन। देखिए क्या लिखा है इसके बारे में। द करंट ईयर इंटरेस्ट इज फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन। तो जो भी आपका करंट ईयर का इंटरेस्ट होगा मतलब पोस्ट कंस्ट्रक्शन वाला इंटरेस्ट होगा वो आपको पूरा अलाउ हो जाएगा, फुल्ली अलाउड, फुल्ली। एंड द प्रायर पीरियड इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। पिछले वाले जो इंटरेस्ट होंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट होंगे, वो आपको कैसे दिए जाएंगे? 5 पार्ट्स में दिए जाएंगे। यही मैंने आपको बताया था। बिल्कुल सर। अब देखिए प्रायर पीरियड इंटरेस्ट के बारे में क्या बात लिखी हुई है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड is the period prior to the previous year in which property is acquired or construction is completed। तो यहां पर बताया गया है प्रायर पीरियड का मतलब क्या होगा? प्रायर पीरियड का मतलब वो पीरियड होगा जो कि खत्म होगा, या मैं कह सकता हूं उस साल से ठीक पिछले वाला साल या उसके जितने पिछले वाले साल हैं जिस साल आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई थी या आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी। तो अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 में किसी भी दिन आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई थी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी या आपने प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली थी, तो उस वाले साल से ठीक पिछले वाले जितने भी साल होंगे वो सब आपके लिए क्या कहलाएंगे? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड या प्रायर पीरियड इंटरेस्ट वाले साल। और जिस साल आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है, चाहे वो पहले दिन हो गई हो, चाहे बीच में कभी भी हुई हो, चाहे वो आखिरी ही दिन क्यों ना हुई हो, वो साल आपके लिए क्या बन जाएगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड या करंट ईयर पीरियड। आगे देखिएगा, इंटरेस्ट पेबल ऑन अ बोरोड कैपिटल फॉर द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर, मतलब ये प्री की बात कर रहा है, in which the property has been acquired or constructed, that is the pre-construction interest, can be claimed as deduction over a period of 5 years। तो वो हम आपको 5 सालों तक अलाउ करेंगे 5 बराबर भाग में, इन अ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम, कब से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। तो जिस साल आप एक्विजिशन कर लेंगे, मतलब मेरे वाले एग्जांपल में देखिए कब से शुरू करेंगे? इस वाले साल से। तो 90,000 जो आप देंगे, इस 90,000 के साथ आप इसका 5वां हिस्सा भी अलाउ कर देंगे। आगे देखिएगा, अब यहां 2 बातें हैं, इस बात को अभी मत देखिए, चलिएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो इस बात को मैं आपको फर्दर लेके आऊंगा अलग से। एक चीज आपको याद रखनी है, अगर इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ या मैंने प्रॉपर्टी कब एक्वायर करी। तो जिस दिन आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया या प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, उस वाले साल से पुराना वाला जितना भी इंटरेस्ट होगा उसे आप प्री में डाल देंगे। जिस साल आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, प्रॉपर्टी एक्वायर हो गई, उसे आप पोस्ट में डाल देंगे और प्री वाले को 5 बराबर भाग में डिवाइड करके एक भाग ले आएंगे और जो पोस्ट वाला है उसका आप पूरा का पूरा हिस्सा यहां पर इंटरेस्ट की फॉर्म में अलाउ कर देंगे। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई भी किसी को डाउट हो तो बता सकता है, अदरवाइज यहां तक की मेरी बात कंप्लीट हो गई। अब मैं आपसे कुछ और बात करूंगा, इंटरेस्ट की ही होगी लेकिन किसी और के रेस्पेक्ट में होगी। चल सकते हैं आगे। अब एक बात बताइए, मैंने आपको एक जगह पढ़ाया था सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, जहां पर मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या कुड नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रहते हैं या आप रहते नहीं हैं
किराए पर भी नहीं दिए आपने और रह भी नहीं पाए हैं, क्योंकि आपका एम्प्लॉयमेंट कहीं और था, आपकी जॉब कहीं और थी, आपका बिजनेस या प्रोफेशन कहीं और था, तो उसकी वजह से आप उसे किराए पर भी नहीं दे पाए और खुद रह भी नहीं पाए, या फिर आप उसमें खुद रह लिए तो सेल्फ ऑक्यूपाइड या कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड। इस वाले केस में आपकी जो एनुअल वैल्यू होती है वो निल होती है। भाई रेंट आपको मिला नहीं, आप उसमें खुद रहे नहीं, तो जीएवी आपकी क्या करी जाएगी, निल ले ली जाएगी। जीएवी आपकी निल हो जाएगी, म्युनिसिपल टैक्सेस आपके वैसे ही अलाउड नहीं होते उसमें, तो आपकी एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, निल हो जाएगी। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड है तो एनएवी वहां पर निल है। अब इंटरेस्ट की भी बात उसके रेस्पेक्ट में यहां पर की गई है। वापस आ जाइएगा इंटरेस्ट वाले पॉइंट पर। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब होता है एक्सेप्शन, ऊपर जो लिखा है सारी बातें बेकार हैं, यहां पर काम की बात है। प्रोवाइडेड फर्दर that in case of a property referred under section 23 subsection 2, यहां लिखिएगा आप, नहीं तो आप फिर भूल जाएंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड और could not be occupied। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड है, द डिडक्शन शेल नॉट एक्सीड्स ₹30,000। तो जो हम आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन देंगे जो हमने ऊपर पढ़ी है वो 30,000 से ज्यादा की नहीं देंगे। कब, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी या कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड होगी। सर इसका क्या मतलब है, थोड़ा और डिटेल में समझाओ। मैं यहां कह सकता हूं आपकी प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड या कुड नॉट ऑक्यूपाइड, और दूसरा लेट आउट। भाई दो ही बातें हो सकती है ना, या तो आपने प्रॉपर्टी खुद रहने के लिए यूज करी या वो खाली पड़ी रही, आप उसे यूज नहीं कर पाए क्योंकि आपका एम्प्लॉयमेंट कहीं और था, या फिर आपने उसे किराए पर दे दिया। तो अगर ये वाला केस होगा तो आपको इंटरेस्ट की जो डिडक्शन देंगे वो 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। मैक्सिमम कितनी देंगे हम आपको डिडक्शन, 30,000 देंगे। और अगर लेट आउट का केस है, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है आपके ऊपर, आप जितना इंटरेस्ट बियर करेंगे उस साल में उतने की डिडक्शन ले लीजिए। आपका इंटरेस्ट 1 रुपया बनता है 1 रुपए किलो, 1 लाख बनता है 1 लाख किलो, 2 लाख बनता है 2 लाख किलो, 5 लाख बनता है 5 लाख की डिडक्शन लो, हम आपको कोई लिमिट नहीं देंगे डिडक्शन की। क्लियर है हम लोग यहां तक। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन दी जाएगी इंटरेस्ट की वो कितनी दी जाएगी, 30,000 रुपए। और अगर प्रॉपर्टी लेट आउट का केस है या अदर देन सेल्फ ऑक्यूपाइड कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड का केस है तो क्या होगा, सर कोई लिमिट नहीं होगी इंटरेस्ट की, कोई लिमिट नहीं होगी, डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन फिर से एक एक्सेप्शन है, फर्दर प्रोवाइडेड दैट, एक और प्रोवाइडेड आ गया, इसका मतलब जो ऊपर बातें लिखी हैं वो भी बेकार, इसका मतलब जो यहाँ 30,000 की बात लिखी है ये भी बेकार हो जाएगी। पढ़िएगा कब, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ अ प्रॉपर्टी रेफर टू इन फर्स्ट प्रोवाइजो, मतलब ये है आपका फर्स्ट प्रोवाइजो जो ऊपर दिया है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर दिस क्लॉज शेल बी अप टू ₹2 लाख। तो यहां पर जो मैं आपको बातें बताऊंगा यहां पर आपकी डिडक्शन 2 लाख रुपए तक हो जाएगी, इफ द बिलो कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं। पहली कंडीशन, लोन टेकन फॉर अ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा यहां पर मैंने रिपेयर्स को लिख के काटा है, ऑल्टरेशन को लिखकर काटा है। तो अगर आप रिपेयर और ऑल्टरेशन के लिए लोन लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। लोन किसके लिए लेना है, ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन और परचेज। आप लोन लेते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए या खरीदने के लिए तो आपने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। आगे बढ़िएगा, लोन हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 1 April 1999।
तो ये जो लोन आपने लिया हो 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया हो, तभी हम आपकी ये सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई मानेंगे। तीसरी कंडीशन, हाउस हैज बीन परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लोन वॉज टेकन। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो आपने लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए वो या परचेस के लिए वो 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इनका मतलब ये है कि अगर आपने इस पर्टिकुलर डेट पर लोन ले लिया तो यहां से 5 साल गिन लो, और 5 साल गिनने के अंदर अंदर आपके पास या तो प्रॉपर्टी का परचेज आ जाना चाहिए या उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अगर 5 साल के अंदर आपने ये कंस्ट्रक्शन या परचेज पूरा कर दिया तो उस केस में आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई मान ली जाएगी। एंड एक और कंडीशन है यहाँ पर, फोर्थ कंडीशन, अ सर्टिफिकेट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेंडर, लेंडर मतलब लोन देने वाला, सर्टिफाइंग दैट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो आपका लेंडर है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, HDFC बैंक, आप उससे एक सर्टिफिकेट लाएंगे जो ये लिख के देगा कि हाँ आपका इतना इंटरेस्ट इस साल का बनता है, ताकि आप उसको डिडक्शन की तरह से क्लेम कर पाए। तो 4 कंडीशन फिर से रिपीट करा देता हूं, स्टार्टिंग से देखते हैं, फिर उसके बाद 4 कंडीशन पर आऊंगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया इंटरेस्ट प्री एंड पोस्ट में डिवाइड होगा, प्री 5 भाग में दिया जाएगा, मतलब 5 पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक साल में आपको 5वां हिस्सा दे देंगे, पोस्ट वाला आपको पूरा अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड या कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड का केस है तो उस केस में आपको 30,000 रुपए तक का ही इंटरेस्ट देंगे, चाहे वो प्री का हो चाहे पोस्ट का हो। लेकिन फर्दर एक वहां पर प्रोवाइजो दिया गया है जिसमें बोला है कि अगर आपने 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, 4 कंडीशन कौन कौन सी हैं, चलिए पहले देख लेते हैं। अगर आपने 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो हम आपका जो मैक्सिमम एडमिसिबल इंटरेस्ट कर देंगे वो 2 लाख रुपए कर देंगे 30,000 हटाकर। तो जो 30,000 की लिमिट थी वो खत्म कर देंगे और 2 लाख रुपए आपकी लिमिट कर देंगे। अब वो कौन कौन सी 4 कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन, लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। दूसरा, लोन टेकन फॉर अ कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, रिपेयर और मॉडिफिकेशन को काट रखा है, ऑल्टरेशन भी कटी हुई है, तो अगर आपने इसके लिए लोन लिया है तो इसका मतलब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। तीसरी कंडीशन है कि जो आपने एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन जिसके लिए आपने लोन लिया है वो 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, अदरवाइज तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं मानी जाएगी। और चौथी कंडीशन यहां पर दी है कि जिससे आपने लोन लिया है, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है, वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा जिसमें पता चलेगा कि कितना इंटरेस्ट आपका इस साल का बनता है। तो ये 4 कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होंगी तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट का बेनिफिट दे दिया जाएगा 2 लाख रुपए इन केस ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और कुड नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है या दूसरा कोई केस है तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है, वहां पर फिर कोई लिमिट नहीं है। अभी तक कोई लिमिट नहीं है, मैं आगे और आपको एक इसका एक्सटेंडेड वर्जन बताऊंगा बिल्कुल लास्ट ऑफ द चैप्टर पर आके, बट अभी कोई लिमिट नहीं है। आइएगा, तो मैं यहां पर आपको एक चीज कर देता हूं, आप इस वाले पार्ट को ना एक पार्ट मानिएगा, मतलब ये एक पहला प्रोवाइजो है, फिर उसके बाद ये दूसरा प्रोवाइजो है जो इससे इसके साथ कनेक्टेड है। एक लास्ट लाइन पढ़ लीजिएगा, however the total interest deduction under A and B cannot exceed rupees 2 lakh। तो ये 2 लाख रुपए से ज्यादा डिडक्शन नहीं होगी A और B दोनों में मिलाकर, मतलब ये करंट ईयर वाली और प्रायर पीरियड वाली इस वाले केस में ज्यादा नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन में आपको ये और बात क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आपके सामने है एक सेक्शन 115 जो कि आपका हॉट टॉपिक है, बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं 115 कवर होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कुछ तो बताओ। तो ये 115 की बात है, बिल्कुल कवर होगा, मैं आंसर भी दे चुका हूं, ये हम कवर करेंगे हर रिस्पेक्टिव चैप्टर में आके। तो जब चैप्टर पर आऊंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट अभी मैं इसको टच नहीं कर रहा हूं, मैं आज ही की क्लास में इस पर आपको वापस लेके आऊंगा। चलिए इसको देख ही लेते हैं, लगे हाथ इसको भी खत्म ही कर लेंगे, बहुत ही छोटी सी बात है, आपको जल्दी समझ आ जाएगी। मैंने आपको सेक्शन 115 बीएसई में बेसिक रूल बताया था
कि सरकार आपको यहाँ पर एक बेनिफिट दे रही है, एक आपके लिए अलग स्लैब लेके आई है, वो मैं आपको चैप्टर 1 में बता चुका हूँ क्या स्लैब रेट है। तो अगर आपको यहाँ पर बेनिफिट दिया गया है अलग स्लैब रेट का, जिसमें आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी कम कर दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू स्लैब रेट, तो यहाँ पर आपसे कुछ बेनिफिट भी सेक्रीफाइस करवाए गए हैं। सैलरी हेड में मैंने आपको बताया था आपके कौन कौन से बेनिफिट खत्म हो जाएंगे। तो सैलरी हेड में मैंने बताया था डिडक्शंस नहीं देंगे, अलाउंसेस की एग्जम्पशन नहीं देंगे, जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है 50,000 रुपए की वो भी नहीं देंगे। तो ऐसे ही इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में भी एक सेक्रीफाइस है जो आपसे, एक बेनिफिट है जो आपसे सेक्रीफाइस करवा लिया गया। तो इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट है 30,000 और 2 लाख वाला, ये भी आपको नहीं देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की जो डिडक्शन आपको दी जाती है इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में, ये भी हम आपको नहीं देंगे अगर आप सेक्शन 115 बीएसी में जाते हैं। पढ़िएगा, with effect from assessment year 21-22 if an individual or HUF opt to be taxed under section 115 BAC, he or it shall not be entitled to deduction of the above interest of rupees 30,000 or 2 lakh as the case may be। 30 कब? जब ये चार कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। 20 कब? जब ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो आपको डिडक्शन नहीं देंगे। तो ये डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे, ये बात 115 बीएसी में क्लियरली लिख दी गई है। तो ये बेनिफिट आपका सेक्रीफाइस हो गया, इसका बलिदान आपको देना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो आपकी फाइनल लाइबिलिटी मानी जाएगी। मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क किया है, आपके एग्जाम में इस पर क्वेश्चन जरूर बनेगा, ट्रस्ट मी। 115 बीएसी को अच्छे से समझ के जाइएगा, इस बार के एग्जाम में 115 बीएसी हॉट टॉपिक है जो आपसे पूछा जाएगा, 101% पूछा जाएगा। चाहे वो सैलरी में पूछ लें, चाहे वो टोटल इनकम में पूछ लें, चाहे वो आपसे हाउस प्रॉपर्टी में पूछें, बट अल्टीमेटली यहाँ पर आप 5 से 7 नंबर, मैं बल्कि कहूंगा 5 से 8 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 115 बीएसी आपसे पूछा जाएगा, 5 से 8 नंबर तक का। क्लियर है यहां तक? अब आइएगा एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। मेरा डिस्कशन आपके साथ कंप्लीट हो चुका है इंटरेस्ट वाले पार्ट को लेकर, इंटरेस्ट में कोई नई बात नहीं है। अब तो केवल हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और उसके बाद हमें चक दे फटे नप दे गिल्ली लगानी है एग्जामिनेशन में। फिर मैं आपके साथ कुछ छोटी छोटी बातें भी करूंगा, छोटे छोटे पॉइंट है, को ओनरशिप क्या है, उसके बाद एरियर क्या है, अनरियलाइज रेंट क्या है, रिकवरी क्या है, वो सारी छोटी छोटी बातें हैं तो अलग से कर लेंगे। बट अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। मिस्टर मानस ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टी, उनके पास 2 मकान है, ठीक है जी। 1 एट अ बॉम्बे, एक बॉम्बे में है, वेयर इन हिज फैमिली रिसाइड, जहां पर उनकी फैमिली रहती है, एंड अदर प्लेस एट दिल्ली, और एक उनका दिल्ली में मकान है, ठीक है जी। विच इज अनऑक्यूपाइड, और वो खाली पड़ा हुआ है, अनऑक्यूपाइड है। खाली क्यों है? क्योंकि वो वहां रहते नहीं है। आगे, ही लिव्स इन चंडीगढ़, अब वो चंडीगढ़ रहते हैं, फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट पर्पस इन अ रेंटेड हाउस, और किराए पर रहते हैं। तो आपको याद होगा अनऑक्यूपाइड के केस में मैंने कंडीशन बताई थी, अगर आपका कोई मकान अनऑक्यूपाइड है तो हम जीएवी नील कर देंगे, एनएवी नील कर देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि जहां आप रहते हो वो आपकी अपनी जगह ना हो, वो किराए की जगह हो या एम्प्लॉयर की दी हुई जगह हो। तो यहां पर इसने क्लियरली बता दिया कि वो रेंटेड हाउस में रहता है। ओके, फॉर एक्विजिशन ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी एट अ बॉम्बे, बॉम्बे में जो हाउस प्रॉपर्टी उसकी अपनी वाली प्रॉपर्टी है, उसको बनाने के लिए, खरीदने के लिए उसने एक लोन लिया 30 लाख रुपए का 10% पर एनम के रेट से। कब लिया? 1/4/2019 को लिया। He has not repaid any amount so far, और उसने अभी तक कुछ भी पे नहीं किया। इसका मतलब लोन ज्यों का त्यों है, एज इट इज है। इन रेस्पेक्ट ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली, he has taken a loan of 5 lakh, और जो दिल्ली वाली प्रॉपर्टी है उसकी, एक उसके बाद दूसरी भी प्रॉपर्टी है ना, यहाँ लिखा था मिस्टर मानस ओन्स 2 प्रॉपर्टीज, तो जो उसकी दिल्ली वाली प्रॉपर्टी है उस पर उसने 5 लाख रुपए का लोन लिया था 11% के रेट से।
वो कब लिया था? 1/10/2019 को लिया था। टुवर्ड्स द रिपेयर कंप्यूट दी, अच्छा ये जो लोन लिया था वो रिपेयर के लिए लिया था। अब आपको क्या करना है? कंप्यूट द डिडक्शन विच वुड बी अवेलेबल टू हिम अंडर सेक्शन 24B फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन सच लोन्स। तो देखिए यहां पर दो प्रॉपर्टी की बात हुई है। एक प्रॉपर्टी उसके पास कहां पर है? बॉम्बे में है, और एक प्रॉपर्टी उसकी अपनी दिल्ली में है। तो मैं यहां कह सकता हूं एक बॉम्बे वाली प्रॉपर्टी, एक दिल्ली वाली प्रॉपर्टी। बॉम्बे वाली प्रॉपर्टी पर उसने कितना इंटरेस्ट लिया, लोन लिया है? 30 लाख रुपए का 10% के हिसाब से। तो अब देखिए 30 लाख रुपए पे अगर आप 10% करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 लाख। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी वाली प्रॉपर्टी पर कितना लोन लिया है? 5 लाख 11% के हिसाब से। 5 लाख रुपए पे जब आप 11% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 लाख का 11%, हाँ जी कितना आ जाएगा ये? 55,000 रुपए। तो अब एक बात बताइए, जो बॉम्बे वाली प्रॉपर्टी है ये उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और जो दिल्ली वाली प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? कुड नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्लियर है मैं आता? अब जो दिल्ली वाली प्रॉपर्टी है यहां पर आप मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट ले सकते हैं? मैक्सिमम इंटरेस्ट आप कितना ले सकते हैं सोचिए। आपने पीछे पढ़ा था प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन में नीचे, अगर आपका प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड या कुड नॉट ऑक्यूपाइड है तो 30,000 रुपए तक की आपको डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर आप ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपको फिर 2 लाख रुपए तक की मिल जाएगी। तो बताइए बॉम्बे वाले मकान पर जो उसने लोन लिया है वो क्यों लिया है? एक्यूजिशन के लिए लिया है। तो एक्यूजिशन यहां पर सेटिस्फाई होती है, मतलब परचेस के लिए लिया है। तो आपको बॉम्बे वाले मकान के रेस्पेक्ट में कितनी डिडक्शन दे देंगे? 2 लाख की मैक्सिमम। लेकिन जो आपने दिल्ली वाले मकान पर लोन लिया है वो क्यों लिया है? इन रेस्पेक्ट ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली। उसने ये लोन लिया है, आगे लिखा था टुवर्ड्स द रिपेयर, रिपेयर के लिए लिया है। तो रिपेयर इज नॉट अ कंडीशन इस वाले प्रोवाइजो में। तो यहां पर आपको जो डिडक्शन दी जाएगी कितनी दी जाएगी? 30,000 रुपए की डिडक्शन दी जाएगी। तो अकॉर्डिंगली आप यहां पर देखिए बॉम्बे वाले मकान के रेस्पेक्ट में 30,000 रुपए की डिडक्शन देंगे। अब ओवरऑल डिडक्शन आपकी ए और बी, नीचे जो मैंने आपको बताया था कि 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, तो यहां 2 लाख और 30,000 हो रही है, तो यहां पर मैक्सिमम 2 लाख आ जाएगी। ये आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ सॉल्यूशन भी दिया है, देखिए कैसे किया है इसको। Computation of deduction under section 24B for the assessment year 2021. The interest on loan taken for the acquisition of residential house property at Bombay 30 लाख का 10% 3 लाख रुपए आ जाएगा, being restricted to 2 लाख, तो यहाँ पर 2 लाख आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द रिपेयर ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली, तो यहां पर आपका 30,000 5 लाख का 10% 11% करेंगे 55,000 आएगा, लेकिन मैक्सिमम 30,000 ही मिलेगा, तो 30,000 आ गया। टोटल यहाँ पर 2,30,000 आएगा, लेकिन मैक्सिमम आपको अगेन 2 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकता, तो यहाँ पर 2 लाख रुपए की आपको डिडक्शन दे दी जाएगी। कुछ बच्चे यहाँ पर मेरे से हो सकता है पूछ लें, अगर वो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा या अपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, कि सर यहाँ पर ये जो दिल्ली वाले मकान में लोन लिया था ये तो 1/10/2019 को लिया था, तो आपने 6 महीने का क्यों नहीं किया इंटरेस्ट? तो देखो स्टूडेंट, ये जो लोन लिया है ना वो 1/10/19 को लिया है। 1/10/19 का मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 6 महीने का लेना था। लेकिन हम जो फाइनेंशियल ईयर पढ़ रहे हैं वो हम 20-21 पढ़ रहे हैं, तो 20-21 में तो आपका पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आएगा ना। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश कर सकता है, आप जल्दबाजी में एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में, और आपके माइंड में इतनी चीजें चल रही होती हैं, हाय कैसे होगा पेपर, कैसे होगा, कैसे करेंगे, 3 घंटे में कैसे पूरा करना है, तो आप इन चीजों को मिस कर देते हैं। आपसे क्वेश्चन करने में गलती नहीं होती, आपके कॉन्सेप्ट में कमी नहीं होती, आप और हम सारा एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं,
लेकिन हम फोकस होकर उस चीज को कवर नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम हमारे साथ आती है। तो फोकस रखिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए। यहां पर ध्यान रखिएगा जो डेट है 1/10/19 है, आप इसको गलती से 6 महीने मत कर देना। ये 1/10/19 का केस है, तो 19-20 में 6 महीने होना था, 20-21 में तो पूरे 12 महीने कवर किए जाएंगे। क्लियर है यहां तक? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो मेरे को जो यहाँ डिडक्शन दी जाएगी वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए की दी जाएगी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 मैं काम करता हूं चलिए यहीं से इन फैक्ट्स को देख लेते हैं और अपने नोटिंग वाले पर लिख लेंगे इसको। एसएससी ने एक लोन लिया 6 लाख रुपए का 1/4/2018 को फ्रॉम अ बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस ऑन अ पीस ऑफ लैंड ही ओन्स इन दिल्ली। तो उसके पास एक जमीन का टुकड़ा था, उसके ऊपर उसने एक मकान बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया। 6 लाख रुपए का लोन है, 1/4/2018 को लिया। लोन कैरी एन इंटरेस्ट 10% पर एनम। लोन पर जो इंटरेस्ट होगा वो 10% पर एनम के हिसाब से होगा। कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 15/6/2020। 15 जून 2020 को कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। एंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग, मतलब लोन में अभी कोई पेमेंट नहीं हुई है। कंप्यूट द इंटरेस्ट अलाउएबल अंडर फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। आइएगा मैं यहां पर फैक्ट्स लिख लेता हूं। लोन कितने का है? 6 लाख का। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10%। डेट किस दिन लिया था? 1/4/2018 को लिया था। हमें असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए बताना है, तो आप यहां लिखिएगा इसका आंसर कैसे प्रेजेंट करेंगे आप। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अलाउड, या टू बी अलाउड लिख सकते हैं, टू बी अलाउड अंडर सेक्शन 24B फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो आप यहां लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर द पीरियड 1/4/2018 से 31/3/2019। एक साल तो ये वाला था जब आपका लोन रहा। बताइए कितना अमाउंट आएगा? 6 लाख रुपए का 10%, 12 महीने, पूरे पूरे साल हो गए ना, तो यहां लिखते नहीं है, चलो इसको। कितना आ गया? 60,000। फिर आप लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर द पीरियड 1/4/2019 से 31/3/2020। कितना आ जाएगा? 6 लाख। लोन अभी भी बदला नहीं है, लोन अभी भी सेम है, तो ये आ जाएगा 60,000। फिर आप सी में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट फॉर द पीरियड 1/4/2020 से 31/3/2021। 6 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 60,000। देख लीजिए क्वेश्चन में और कुछ दिया है? नहीं। 6 लाख आ गया, 15/6/20 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो यहां पर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 15/6/2020 को। तो क्योंकि 15/6/2020 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो यहां पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन कलर से, ये मेरा क्या बन जाएगा? ये वाला पीरियड मेरा पोस्ट बन जाएगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन। तो मैं इसको क्या नाम दे दूंगा? पोस्ट। एग्जाम में मत लिखना ये पोस्ट है, एग्जाम में ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं पोस्ट।
और ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं दूसरे कलर से, ये आपका क्या बन जाएगा सारा का सारा? प्री। ये वाला भी क्या है आपका? प्री। क्योंकि अगर आपका कंस्ट्रक्शन 15/6/2020 को कंप्लीट हुआ है तो वो यहां फॉल करता है। तो ये वाले सब क्या है आपके लिए? प्री कंस्ट्रक्शन। इसको मैं लिखूंगा प्री, इसको भी मैं क्या लिखूंगा? प्री। अब बताओ आपको अलाउड इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड एज डिडक्शन। आप यहां लिखेंगे 60,000 तो मुझे पूरा दे दो, ये वाला प्लस, प्लस क्या कर दो? ये वाला, और जो ये वाला कंपोनेंट है 1,20,000, इसका 5वां हिस्सा दे दो। कितना आ जाएगा बताइएगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए, कितना आता है? 120 डिवाइडेड बाय 5, 24,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 84,000। बताइए कोई डाउट है यहां पर किसी को? कितनी आसान बात है। प्री और पोस्ट में डिवाइड करिए, प्री को 5 भाग में बांटिए, पोस्ट को पूरा दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। ऐसे ही पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। आप ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट्स। थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो। 80% नंबर आपको मैं पहली क्लास से कह रहा हूं, मैं दिलवाऊंगा 80% नंबर। आप बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, लॉजिकल चीजों को समझ लो, रट्टाफिकेशन मत करके जाना। इनकम टैक्स आपने रटा, आपने अपना करियर खराब कर लिया। इनकम टैक्स ही नहीं मैं कहूंगा, आपने इनकम टैक्स या कोई टैक्सेशन का पेपर, अकाउंटेंसी, एसएफएम या कोई भी आपका पेपर है इस तरह का, वो आपने अगर रटा तो आपने अपना करियर खराब कर लिया। ये रटने के सब्जेक्ट नहीं है, दीज आर वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ये जो हमारा कोर्स है ना, ये जो हमारा प्रोफेशन है, सीए प्रोफेशन, इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इट इज अ प्रैक्टिकल प्रोफेशन। तो अगर इस प्रैक्टिकल प्रोफेशन में आप रट्टाफिकेशन करके जाएंगे तो आप अपना करियर स्पॉइल कर रहे हैं। रटना नहीं है, लॉजिकल समझिए, हर चीज का लॉजिक मिलेगा, हर चीज यहाँ पर लॉजिकल है। तो वो लॉजिक मैं आपको दूंगा, आप वो लॉजिक एग्जामिनर को दे के आइएगा। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर करके दिखाया है। द 84,000 विल बी अलाउड एज डिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा केस है, एक बार ट्राई करिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले इसमें एक चेंजेस कर लीजिएगा। द चेंज इज, ये जो 2017 आप देख रहे हैं, इट इज एक्चुअली 18, इट इज 18। तो मैं यहां लिख देता हूं 1/12/2018 है ये। फिर उसके बाद जो आप यहां पर 18 देख रहे हैं, इट इज एक्चुअली 19। तो ये है 1 अप्रैल 2019। उसके बाद जो आप यहां पर 19 देख रहे हैं, इट इज एक्चुअली 2020। तो ये एक अपडेट होने से रह गया है। नाउ आप इसको चेंज कर लीजिएगा। तो पहली वाली डेट 18 है, दूसरे में 19 है, और फिर तीसरे में ये 2020 हो गई है। अब आप कंप्यूट करिएगा इसका इंटरेस्ट, कैसे कंप्यूट करेंगे? देखिए मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूं। पी यहां, पी ने यहां पर एक 6 लाख रुपए का लोन लिया 12% पर एनम के रेट से। तो यहां पर लोन आ गया 6 लाख रुपए का एट द रेट ऑफ 12%। तो मैं यहां लिख देता हूं 6 लाख रुपए का लोन है 12% से। आगे देखिए कब लिया है? 1/12/2018 को। ये लोन लिया गया है 1/12/2018 को। फिर उसने यहां पर एक एडिशनल लोन और ले लिया, ही टुक एडिशनल लोन ऑफ 5 लाख एट 10% पर एनम। तो यहां पर एक लोन नंबर 2 आ गया आपके पास एट द रेट ऑफ 10%, और ये आपने लिया है 1/4/2019 को। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस कंप्लीटेड ऑन 15th ऑफ सितंबर 2020। आपको बताना है इंटरेस्ट कितना अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वाले हिस्से को उठाकर ले चलते हैं अपने सॉल्यूशन वाली जहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे, और यहां पर इसको रख देते हैं। देखिएगा
यहां पर मैं कहूंगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। मेरे पास एक लोन है 6 लाख रुपए वाला, तो यहां पर मैं लिखूंगा फॉर द ईयर। देखिए प्रेजेंटेशन आप यही वाली रखेंगे जो मैंने आपको यहां पर दिखाई थी, प्रेजेंटेशन में कोई चेंज नहीं है। बस अब मैं यहां पर टाइम कम लगे इसके लिए आपको लिख के दिखा रहा हूं, फॉर द ईयर 1/4/2018 टू 31 मार्च 19। तो यहां पर आपके पास एक लोन था 6 लाख रुपए वाला। 6 लाख वाले लोन पर आप 12% का इंटरेस्ट लगाएंगे, और कितने महीने का? 1/12/2018 को लिया है तो 4 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। लीजिए मैं कैलकुलेट कर देता हूं। 6 लाख का 12% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, दैट कम्स टू बी 24,000। फिर आप लिखेंगे, अच्छा क्या इस साल आपके पास कोई दूसरा लोन था? नहीं। दूसरे नंबर पर लिखिए फॉर द ईयर 1/4/2019 टू 31 मार्च 2020। यहां पर आपके पास एक 6 लाख रुपए वाला लोन है, इस पर आप 12% का इंटरेस्ट पे करेंगे, पूरा 72,000। और दूसरा आपके पास एक 5 लाख रुपए वाला लोन भी है, ये वाला। इस पर आप 10% का इंटरेस्ट पे करेंगे, और ये आपने 1 अप्रैल 2019 को ले लिया था, तो ये आ जाएगा 50,000। फिर आप तीसरे नंबर पर लिखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा कट कर देता हूं, ये वाला हिस्सा यहां डाल देता हूं। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि मेरे को यहां पर स्पेस मिल जाए। अब देखिएगा, तीसरे नंबर पर मैं लिखूंगा फॉर द पीरियड या ईयर 2020, मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। यहां पर भी आपके पास दो लोन हैं, एक 6 लाख वाला पूरा है, उस पर आप कितना लेंगे? 12%, मतलब 72,000। एक आपके पास 5 लाख वाला लोन है, इस पर आप लेंगे 10%, मतलब 50,000। अब देखिएगा यहां पर ये वाला जो आप लोन देख रहे हैं, ये आपके लिए पोस्ट कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि आपकी कंस्ट्रक्शन कहां कंप्लीट हुई? 15/9/2020 को कंप्लीट हुई। 15/9/2020 कहां आता है? यहां आता है। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। और ये बाकी जो दो कंपोनेंट आप यहां देख रहे हैं, ये आपके लिए क्या बन जाएंगे? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो ये प्री है, ये आपके लिए पोस्ट है। अलाउ कैसे करेंगे बताइए? यहां लिख देता हूं इंटरेस्ट अलाउड। कितना देंगे? आप क्या सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे बताइए? 72,000 पूरा मिल जाएगा, 50,000 आपको पूरा दे देंगे, प्लस ये जो 24,000, 72,000 और 50,000 है, 24 प्लस 72 प्लस 50, इनको डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है जी, करिए कितना आता है? 72,000 प्लस 50,000, 1,22,000, प्लस ये वाला जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये वाला, ये बताइए कितना आएगा? 24 प्लस 72 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 5, 29,200 प्लस 122, 1,51,200।
क्लियर है? आई होप आपको इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको एक चेंज करना होगा स्टूडेंट। यहां पर भी इशू है डेट्स में, सो आप चेंज कर लीजिए, मैं बता देता हूं। इट इज 5/10/2020। इट इज 20 एंड इट इज 2017। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है विद न्यू इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको यहाँ डेट्स की बताई हैं। अकॉर्डिंगली आप ये अपडेट कर लेंगे और इसके बाद आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में मैं देख लूं कि क्या मैं इसे होमवर्क दे सकता हूं, आप इसे कर पाएंगे या इसमें जरूरत होगी। तो म्यूनिसिपल वैल्यू है, फेयर वैल्यू है। यस, यू कैन डू इट एट होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो योर होमवर्क। आप एक बार घर पर प्रैक्टिस करिएगा। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 11 विच इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेट मी जस्ट रिव्यू द क्वेश्चन। म्यूनिसिपल वैल्यू दी है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, म्यूनिसिपल टैक्सेस है, आपको इनकम बतानी है फॉर ऑल दीज 3 प्रॉपर्टीज। नहीं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसमें एज सच कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हालांकि इसमें एक वैकेंसी वाला पॉइंट है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट आपका एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो जाएगा तो आप एक्चुअल रेंट को जीएबी ले लेना। अगर वैकेंसी ना भी होती तब भी आपका एक्चुअल, अगर वैकेंसी होने के बाद भी आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो फिर आपको ज्यादा वाला लेना ही है। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज 12 में आपके साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि 12 में यहां पर आपसे 115 बीएसी की एप्लीकेबिलिटी पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट इसको हम आज नहीं करेंगे, इसको मैं करूंगा आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और बाकी जितने भी यहाँ क्वेश्चन दिए हैं। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे तो नंबरिंग में कुछ इशू है, जैसे यहाँ 13, 14 आ गया, फिर उसके बाद फिर से 13 और 14 आ गया है। तो ये 13, 14 नहीं है, इट इज एक्चुअली 15 एंड दिस इज अ 16। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में अपने छोटे छोटे टॉपिक के साथ। तो आज की क्लास में केवल इतना ही है। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, आप वो करिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको जल्द ही लेके आऊंगा। होपफुली कल आपको इसकी नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी और वही हमारी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। और मैं आपको वो वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा जहां पर स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन है, 3 हाउसेज होते हैं तो कैसे उसको कंसिडर करना है, कैसे उसको देखना है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और मेरे लिए वो जो क्वेश्चन है जहां पर मैं 3 हाउसेज वाली बात कर रहा हूं, दैट इज द क्वेश्चन दिया है वो मेरा, लेट मी जस्ट चेक। यस, क्वेश्चन नंबर 16 आई बिलीव मैं आपको नहीं अभी करा दिया है मैंने। ये क्वेश्चन तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। हाँ जी, तो ये वाला क्वेश्चन है 14 जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहां पर 3 मकान होंगे। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड लेना है और कौन से मकान को लेट आउट, डीम्ड लेट आउट मानना है। चलिए आज की क्लास को केवल यहीं तक रोक देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन के साथ जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बैंक दिया था, उस क्वेश्चन बैंक के भी कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर इस तरह से हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। कुछ छोटे छोटे टॉपिक और हैं मेरे पास इसी चैप्टर में, जैसे अनरियलाइज रेंट क्या होता है, लोन टेकन फ्रॉम आउटसाइड अगर होगा तो क्या होगा, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट क्या होगी, उसके बाद पार्टीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, एरियर्स ऑफ रेंट, को ओनरशिप, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो वो सारी बातें मैं फिर आपके साथ बात करूंगा अगली क्लास में।
तो आज के लिए केवल इतना ही है, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक मन लगाकर पढ़िए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपकी क्लासेस में कहीं गैप आ रहा है तो उस गैप को भी जल्दी से फिल आउट करके आप पार पर आ जाइए, ताकि आप और हम सेम टाइम पर सेम जगह पर बात कर पाए। तो जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।